Hello and welcome to EduBridge IS. I am Vishal Singh and today we are going to start a new series on previous year's question papers. हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो हम 10 क्वेश्चंस पर डे करके आज से डिस्कस करना शुरू करेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू कंटिन्यू right up to your preliminary examination, so that if you follow this series regularly you'll have a good grasp on the kinds of questions to expect in your prelims. ठीक है. Of course all of these questions are also going to be covered in our GS foundation course history के लिए जो शुरू हो रहा है 10 सितंबर से. यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ दिस कोर्स फ्रॉम आवर वेबसाइट और वेबसाइट पे ही आप इस कोर्स के लिए एनरोल भी कर सकते हैं. द लिंक फॉर विच इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो द वीडियो. लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. द जैन फिलॉसफी holds that the world is created and maintained by A. Universal law, B. Universal truth, C. Universal faith और D. Universal soul. तो जैन फिलॉसफी में यूनिवर्स को डिफाइन किया गया है दैट इट इज़ इटर्नल, इट हैज़ नीदर बिन क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट इज़ गवर्नड बाय अ यूनिवर्सल लॉ विच स्टेट्स दैट द यूनिवर्स विटनेसेस सिक्लिकल सीरीज ऑफ राइज एंड डिक्लाइन, जिसको उत्सरपनी और अवसरपनी बोला गया है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन ए, दैट इज़ यूनिवर्सल law. Next question number 2. Building Kalyan Mandapas was a notable feature of temple construction in the kingdom of A. the Chalukyas, B. Chandelas, C. Rashtrakutas or D. Vijayanagar. The correct answer is D. Vijayanagar. Vijayanagar empire के जो temples थे they were built in the Dravidian style. लेकिन यहाँ पे एक नया फीचर इसमें ऐड किया गया दैट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मंडपा एक और बिल्डिंग बनाई जाती थी जिसको बोला जाता था कल्याण मंडपा. द्रविडियन टेम्पल्स में मंडपा का पर्पस क्या होता है? इट इज़ अ पिलर्ड हॉल जहाँ पे डिवोशनल गैदरिंग्स होती हैं. डिवोटीज गैदर ओवर हियर फॉर वर्शिप, सेरेमनीज, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, परफॉर्मिंग डांस एंड म्यूजिकल रिसाइटल्स एट्सेट्रा. कल्याण मंडपास का पर्पस क्या होता था? दीज बिल्डिंग्स वर बिल्ट स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग वेडिंग्स. तो यहाँ पे वेडिंग्स ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी. इनिशियली ट्रेडिशन ये था दैट ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस विद इन द टेम्पल वर मैरिड टू ईच अदर इन अकॉर्डेंस विद द पुरानिक मिथ्स. तो पुराण में जो भी गॉड्स एंड गॉडेसेस की फैमिलीज होती थी उनके मैच वहाँ पे बनाए जाते थे. एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू हुई दैट गॉड्स की शादी के साथ साथ लोगों की भी शादी इन्हीं कल्याण मंडपास में होने लग गई. ठीक है. सो दिस वाज द पर्पस ऑफ द कल्याण मंडपास. द करेक्ट आंसर इज डी, विजयनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? नंबर 1, they possessed great palaces and temples. Number 2, they worshipped both male and female deities. Number 3, they employed horse-drawn chariots in war. अब इन स्टेटमेंट्स में से हमको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं. लेट अस लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट. दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स. तो पैलेसेस के बारे में तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हुई हैं. फॉर एग्जांपल अ ग्रेट असेंबली हॉल हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो. अ ग्रेट बाथ हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो. तो जो रूलिंग क्लास होता था वो अपर टाउन में रहता था, वहाँ पे पैलेस लाइक बिल्डिंग्स प्रॉब्ली एग्जिस्ट करती होंगी. लेकिन हमको कोई टेम्पल्स नहीं मिले हैं. व्हेन आई से टेम्पल्स ओवर हियर आई मीन अ डेडिकेटेड पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप. नाउ नो सच बिल्डिंग हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम एनी साइट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. अब अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि पहली बार टेम्पल्स इंडिया में किस पीरियड में इमर्ज होते हैं, सो दैट वुड बी ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज़्म पहली बार स्तूपास बनने शुरू हुए एंड दे वर द फर्स्ट काइंड ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग्स टू बी बिल्ट इन इंडिया. राइट. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई डेडिकेटेड रिलीजियस बिल्डिंग विच वुड फंक्शन एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्ट नहीं करता था. Second statement, they worship both male and female deities. So this statement is correct.
आपने अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एनसीईआरटी से भी पढ़ा है तो भी आपको पता होगा दैट दे वर्शिप डेटीज सच एज द पशुपति देव and the mother goddess, so one male and one female. Then the Harappans also performed phallic worship and yoni worship, that is the male and female aspects उसको भी worship करते थे. They were followers of what is known as the fertility cult. तो male और female deities दोनों की यहाँ पे worship होती थी. थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं. They employed horse drawn chariots in war. Now horse did not exist on a wide scale in the Harappan civilization. हॉर्स के रिमेन्स पूरे के पूरे हरप्पन सिविलाइजेशन से एक ही जगह पे मिले हैं और वो भी पार्शियल रिमेन्स मिले हैं. एंड मोस्ट हिस्टोरियंस बिलीव दैट हॉर्स वाज नॉट नोन टू द हरप्पन पीपल. ऑलराइट, सो हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वो वॉर में यूज़ नहीं कर सकते हैं. तो स्टेटमेंट्स 1 and 3 आर इनकरेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज बी. Next question, question number 4. Zawabit in the context of North Indian medieval empire means A. Secular laws or decrees promulgated by the sultans and padshahs to aid the governance. B. Answers provided by the Maulvis to the questions posed to them by the faithful inquisitive people. C. Unit of land measurement to determine land revenue. Or D. Songs of devotion sung by Sufis of चिश्ती सिलसिलाज. राइट, तो जवाबित का मतलब होता है सेक्युलर लॉज या डिक्रीज. अब इस्लामिक थ्योरी ऑफ किंगशिप में द रूलर इज सपोज टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ. ही हैज़ टू अपहोल्ड इस्लामिक लॉ और शरीयत. लेकिन इस्लामिक लॉ या जिसको हम शरीयत बोलते हैं उसकी रूलर्स को कंप्लीट या परफेक्ट नॉलेज नहीं हो सकती है. वो परफेक्ट नॉलेज किसके पास होगी? जो थियोलॉजियंस हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट्स हैं, जिनको उलेमा बोला जाता था. राइट, सो ऑफन व्हाट यू वुड सी इज दैट द सुल्तान्स वर एडेड एंड एडवाइज्ड बाय द उलेमाज. और उनको जितने भी प्रोमलगेशंस करने होते थे, जितनी भी डिक्रीज इशू करनी होती थी, ऑल ऑफ दोज वर डन इन कंसल्टेशन विद द उलेमा. लेकिन कुछ ऐसे सुल्तान्स आए who did not appreciate the interference of the ulemas or the theological class in the political affairs. They did not want to share power with the ulemas and thus they started issuing secular decrees जिनको इशू करने के लिए उलेमास को कंसल्ट नहीं किया जाता था. कुछ ऐसे सुल्तान या बादशाह के आप नाम याद कर सकते हैं. तो दे इंक्लूड पावरफुल सुल्तान्स सच एज अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर एट्सेट्रा. सो द करेक्ट आंसर इज ए. बाकी जो ऑप्शंस हैं इनको भी हम देख लेते हैं. सेकंड ऑप्शन है आंसर्स प्रोवाइडेड बाय मौलवीज टू द क्वेश्चंस प्रपोज टू देम बाय द फेथफुल इंक्विजिटिव पीपल. तो इसको इस्लामिक लॉ में बोला जाता है फतवा. तो फतवा होता क्या है? जब कोई ले पर्सन किसी रिलीजियस इशू पे एक क्वेश्चन रेज करता है एंड ही अप्रोचेज दी उलेमाज, तो वो अपने जो ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं उनको बोला जाता है फतवा. फतवा का मॉडर्न पीरियड में मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा इमर्ज हो गया है दैट इट रिजेंबल्स अ डिक्टेट गिवन बाय अ मौलवी और समथिंग लाइक दैट, बट दैट इज़ नॉट द केस. ठीक है. यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट टू डिटरमिन लैंड रेवेन्यू. तो अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग लैंड मेजरमेंट के यूनिट्स इमर्ज हुए सच एज द गज़े इलाही, गज़े सिकंदरी एट्सेट्रा. लैंड को मेजर करने की अलग अलग टेक्निक्स भी यूज़ करी गई. फॉर एग्जांपल कहीं पे स्टेप्स काउंट करके लैंड को मेजर किया जाता था, कहीं पे चेन यूज़ करके लैंड को मेजर किया जाता था, कहीं पे किसी स्टाफ को एक मेजरिंग टूल की तरह यूज़ किया जाता था लैंड को मेजर करने के लिए. राइट, जब हम मेडिवल इंडिया के वेरियस लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम इसको कवर करेंगे. लास्टली डी, सॉन्ग्स ऑफ डिवोशन संग बाय सूफीज़ ऑफ चिश्ती सिलसिलाज. तो डिवोशनल सॉन्ग्स ऑफ सूफीज़ को बोला जाता था कव्वाली. ऑलराइट, सो आई होप ऑल ऑफ दीज टर्म्स यू आर familiar with. Next question,
Calligraphy was a very important art form in the medieval Indo-Islamic culture. Various scripts were used to embellish manuscripts, and some calligraphers even achieved fame and respect for their beautiful artwork. Which among the following are the names of scripts that were used to adorn the manuscripts? तो कैलीग्राफी इंडिया में डेवलप हुआ अलोंगसाइड बुक इलस्ट्रेशन. तो बुक इलस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्ट फॉर्म की तरह इमर्ज हुआ था. अब बुक को ब्यूटिफाई करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं. आप उसके कवर को ब्यूटिफाई कर सकते हैं, उसमें हीरे ज़वाहरात लगा सकते हैं, गोल्ड से उसको गिल्ड कर सकते हैं, उसको इल्यूमिनेट कर सकते हैं, उसमें कैलीग्राफी कर सकते हैं, etc. So one of the forms for beautifying manuscripts was calligraphy. Calligraphy आप अगर बोलें तो it simply means beautiful writing. तो मुग़ल पीरियड और सल्तनत पीरियड में the lingua franca in India was Persian, और पर्शियन को लिखने के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट्स यूज़ करी जाती थी, such as the Nastaliq script, the Tugra script, such as the Naqsh script and the कोफिक स्क्रिप्ट. अलग अलग पीरियड्स में ये अलग अलग स्क्रिप्ट्स पॉपुलर हुए एंड फ्रॉम हियर दे स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीर जाएंगे तो आपको नास्तलिक स्क्रिप्ट देखने के लिए मिलेगी, राइट. तो ये जो चारों नाम मेंशन किए गए हैं, ऑल ऑफ दीज वर नेम्स ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन कैलीग्राफी फॉर ब्यूटिफाइंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. With reference to early Bhakti saints of southern India, consider the following statements. 1. Nayanars and Alvars were devotees of Vishnu and Shiva respectively. 2. These saints rejected austerities. आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. तो पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं. क्या है ये? Nayanars and Alvars were devotees of Vishnu and Shiva respectively. तो स्टेटमेंट कह रहा है that Nayanars were Vishnu devotees and Alvars were Shivite devotees. इसका उल्टा सही है. एंशियंट तमिल भक्ति में जो वैष्णवाइट सेंट्स होते थे उनको बोला जाता था अलवार्स, एंड जो शैवाइट सेंट्स होते थे उनको बोला जाता था नैनार्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सेकेंड, दीज सेंट्स रिजेक्टेड ऑस्टेरिटीज़. ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ सिंपल एंड प्लेन एग्जिस्टेंस अवे फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स, राइट. ऑस्टेरिटी प्रैक्टिस करने के लिए एंशिएंट पीरियड में बहुत सारे रिलीजियस पर्सनालिटीज़ रिनंसिएशन प्रैक्टिस करते थे. दैट मीन्स दे यूज टू रिनाउंस दी वर्ल्डली लाइफ. वो अपनी फैमिली को, अपने इकोनॉमिक परस्यूट्स को छोड़ करके फॉरेस्ट में चले जाते थे. दे यूज टू वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्प्रेडिंग देयर मैसेज एंड मेडिटेटिंग. दिस वॉज द आइडिया ऑफ ऑस्टेरिटी. अलवार्स और नैरार्स ने क्या किया? इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने ऐसा बोला दैट स्पिरिचुअल सैल्वेशन अटेन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस करें. स्पिरिचुअल सैल्वेशन कैन बी अटेन्ड इवन वाइल परस्यूइंग वर्ल्डली परस्यूट्स. ऑलराइट, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज वन ओनली, दैट इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following provisions was not made in the Charter Act of 1833? A. The trading activities of the East India Company were to be abolished. B. The designation of the supreme authority was to be changed as the Governor General of India in Council. C. All lawmaking powers to be conferred on Governor General in Council. And D. An Indian was to be appointed as law member of the Governor General's Council. ठीक है, तो यहाँ पे ये चार प्रोविजंस दिए गए हैं. इसमें बताना है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं था. द करेक्ट आंसर इज डी. यहाँ पे गलत क्या है? लॉ मेंबर का तो पोजीशन क्रिएट किया गया था. The position of law member as part of the Governor General's Council was created by the Charter Act of 1833. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था that this new law member had to be an Indian. ये यूजली
अंग्रेज ही होते थे. सो हु वॉज द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ इंडिया? लॉर्ड मकॉले. ठीक है, ऑफ द फेमस मकॉले मिनट्स. ऑल राइट, बाकी सारे प्रोविजन जो हैं दे वर पार्ट ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सीपॉय म्यूटनी? ऑप्शंस आर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंज और लॉर्ड लिटन. तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. यू सिंपली हैव टू नो कि कौन से गवर्नर जनरल का टेन्योर इंडिया में कब से कब तक था. तो लॉर्ड कैनिंग वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1856 टू 1862. राइट. तो रिवोल्ट कब हुआ, सीपॉय म्यूटनी कब हुआ? 1857 में. सो ही वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सीपॉय म्यूटनी. आंसर इज ए, लॉर्ड कैनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? Fabianism होता क्या है? It is a brand of socialism which believes in democratic and gradual methods for bringing about the redistribution of the means of production. ठीक है. During the early decades of the 20th century, this philosophy was quite popular both in Britain as well as in India. A number of prominent British statesmen were followers of this philosophy. They included people such as Annie Besant, George Bernard Shaw, Beatrice and Sidney Webb. Alright, so these were some of the important Fabians of Britain. तो इन चारों नामों में से the correct option is A, Annie Besant. Last question for the day. Which amongst the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century? A. Introduction of a new system of land revenue and taxation of tribal products. B. Influence of foreign religious missionaries in tribal areas. C. Rise of a large number of moneylenders, traders, and revenue farmers as middlemen in tribal areas. Or D. The complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities. So all of these options seem to be valid, but only one of them can be correct. Right? तो चारों देखने में सही लग रहे हैं, but you have to choose the most appropriate statement in this case. So that is option D, the complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities. तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो पुराना अग्रेरियन ऑर्डर था वो किस तरह का होता था? प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ में नहीं एग्जिस्ट करता था. वहाँ पे जॉइंट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज होती थी, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो चाहे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो. अंग्रेज़ों ने क्या किया? सबसे पहले तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे गवर्नमेंट कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया थ्रू अ सीरीज ऑफ फॉरेस्ट लॉज बाय द क्रिएशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एट्सेट्रा. राइट. फिर उसके बाद ट्राइबल रीजन्स में नए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किए, सच एज दी परमानेंट सेटलमेंट एंड दी रैयतवारी सेटलमेंट. इसकी वजह से यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ. इसकी वजह से आउटसाइडर्स को फ़ायदा हुआ और ट्राइबल्स को नुकसान हुआ. द आउटसाइडर्स सच एज द जमींदार्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स एट्सेट्रा, they could leverage the British laws and the British courts in order to have an upper hand over the tribals who were reduced to landless laborers on their own land. Right. So the correct answer is D over here. Although the other options are also responsible for tribal discontent which led to frequent revolts and rebellions, but the common underlying theme of all tribal revolts was the complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities. The tribal communities का जो entire way of life था, that had been changed in a very drastic manner by the introduction of British rule. That is the answer for this question. That is it for today. I hope you learned something. I'll see you tomorrow with the next set of questions. Till then, good luck and Jai Hind.